चलिए फिर इनके पास लौटेंगे, लगता है तकनीकी खामी की जो आवाज फिर चली गई। राकेश जी आप मिल पाइए क्या आवाज? चलिए ठीक है। अमिताभ जी वही सवाल, एक तरफ कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी कि जो तमाम बयान सामने आया, चाहे वो शाहरुख खान का हो या गवर्नर का जो बयान सामने आया था, वो तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित है। साध्वी प्राची के बयान का वो समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि साध्वी प्राची को किसने प्रायोजित किया है? नहीं देखिए, ये सब बातें स्वीपिंग रिमार्क नहीं करना चाहिए। इस देश में जितने पढ़े लिखे योग्य लोग हैं उन सबको आप कांग्रेस का पिट्ठू बता देंगे क्या? कल को मैं आपके खिलाफ बात बोलूंगा, आप कहोगे अमिताभ जी को कांग्रेस ने प्रायोजित किया, कांग्रेस की हैसियत है मुझे प्रायोजित कर ले? ये भाजपा वालों की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया तपस्या में, देश का मान बढ़ाने में, दुनिया भर में जिनका सम्मान है, उनको आप कोई भी खड़ा हो जाएगा टुटपुंजिया आदमी माइक लेके और कहेगा कांग्रेस के भान है। इनका तरीका होता है। जिन वैज्ञानिकों का नाम पूरी दुनिया में है वो कोई बात कहे आप सुनेंगे नहीं। जिन लेखकों का नाम दुनिया में है वो कुछ बोले सुनेंगे नहीं। गिरिराज सिंह जैसा आदमी खड़े होकर बोल देगा कि अरे इनका मन वहीं लगता है, वहीं की गाते हैं और खाते यहां है। अरे भाई ये हिंदुस्तान आपके बाप का है? ये हिंदुस्तान का बैनामा आपके पिताजी के नाम था क्या? क्या आप बताएंगे कहां का खाएं कहां का खाएं? सुनने की शक्ति खत्म हो गई। कोई पढ़ा लिखा काबिल आदमी बोलता था हमारे गांव में भी घर में भी, तो हम लोग सुनते थे ना? नहीं सुनते थे क्या? ये उसका मुंह नोच लेते थे। भारत में तो ऐसी सामाजिकता रही। आज कोई बोलेंगे तो आप मुंह नोचेंगे। साध्वी जी आवाज आ रही है? प्राची जी, साध्वी जी की मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? इस सबके बीच अमिताभ जी सवाल ये उठता है कि साध्वी जी ने अगर बयान दिया है तो उनको प्रमाण तो रखना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं ये हिट एंड रन की पॉलिसी बंद करो जी। कोई भी आया एक मुट्ठी कीचड़ लेके और किसी भी बड़ी मूर्ति पर चिपका के भाग गया, फिर पूछो इसका प्रमाण? बोले नहीं, प्रमाण क्या होता है? उनके बड़े बुजुर्गों से शिकायत करो तो वो लोग कहते थे आपने दिखाया क्यों इनका बयान? लो, मेरे लड़के ने गुंडई क्यों की, ये इस पर हम शर्मिंदा नहीं, हम उल्टा सवाल ये कर रहे हैं कि आपने दिखाया क्यों उसकी गुंडई को। ये तो बात ठीक नहीं ना। आप अपने लोगों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रहे? दिग्विजय सिंह बोले आप पलट के जवाब दीजिए, समझ आता है। लेकिन कोई वैज्ञानिक बोलता है, कोई साहित्यकार बोलता है, कोई कवि बोलता है, कोई लेखक बोलता है, तो अदब से नहीं सुनना चाहिए उसकी बात क्या? हम लोगों के संस्कार इतने कमजोर हो गए कि सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे तो भारत नहीं चल सकता और कभी चला भी नहीं। यह काम औरंगजेब ने करने की कोशिश की थी, उसको ही 313 में भगा दिया इस देश ने। इतिहास में, इस देश के इतिहास ने अकबर को याद रखा, औरंगजेब को किनारे कर दिया। औरंगजेब उदारवादी नहीं था, इसलिए यह मुल्क तो बड़ा विचित्र है। यहां लाठी से कोई काम नहीं हो सकता। और बाकी लोगों को मैं छोड़ भी दूं, योगी जी हो गए, कैलाश विजयवर्गीय जी हो गए, गिरिराज जी हो गए, ये लोग तो आपकी पार्टी के सीनियर लोग हैं। भाजपा वालों से मैं कहूंगा कम से कम इन पर तो आचार संहिता लागू होनी चाहिए। छोटे मोटे लोग बोल जाए समझ आता है, इतने बड़े बड़े लोग बोलते हैं। निजामी साहब, एक संदेह यह भी खड़ा होता है अमिताभ जी कि एक के बाद एक इसी तरह के बयानों की बौछार सामने आ रही हैं। इसको लेकर संदेह खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे कुछ प्रायोजित है। हालांकि जो बीजेपी ने कहा है वो एक उनका मसला है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बयान आ रहे, एक हवा सी चल पड़ी है, या फिर किसी पर कार्रवाई नहीं होती इसलिए सिलसिला बढ़ता चला जाता है। नहीं देखिए, ये तो नहीं माना जा सकता कि ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं। जी, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि मैं थोड़ा बहुत बोलते भी रहो। अब देखिए टीवी पर नीचे चल रहा है सरसंघ चालक का बयान। सब, राकेश भाई अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो सुने, सरसंघ चालक कह रहे हैं सब एक है, कोई पराया नहीं। लेकिन मैं जानता हूं सरसंघ चालक ये बोलेंगे, गिरिराज किशोर वही बोलेंगे। मसला तो यही है। असीम वकार जी, भागवत जी कह रहे सब एक है, कोई पराया नहीं। बात ये कही थी जी कि सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि जब गुलाम अली आए तो हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे,
पाकिस्तान के हैं। और जब दाऊद के समधी साहब आए, जावेद मियां दास साहब हिंदुस्तान आए, तो बाल ठाकरे साहब के घर जाएं, साथ में बैठे, चाय पिए, नाश्ता करें, गले लगे, फोटो खिंचवाएं। आप जिसको चाहे उसको गले लगा ले और जिसको चाहे उसको दुत्कार दें। आपके बाप का हिंदुस्तान है। इस तरह की बात करी जाएगी देश में अब। जी मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए जिन लोगों को, मैं सर एक बात कह दूं, जिन लोगों को यह लग रहा है कि हमारे मुल्क में असहिष्णुता बढ़ रही है, जिन लोगों को यह लग रहा है कि यह स्थिति देश के लिए घातक है, वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्यकार हैं, उनको अवार्ड मिले हैं, वो ईटा पत्थर लेकर गाली गलौज करते हुए सड़क पर नहीं उतरेंगे। उनका अपना एक तरीका है, एक सुलझा हुआ तरीका है, वो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये तरीका बनाया और उनका ये तरीका अच्छा है। जिन लोगों को यह लगता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, वो उनके समर्थन में है, मैं भी उनके समर्थन में हूं। तो क्या मुझे पाकिस्तान भेज देंगे? इतनी हैसियत है किसी की? देखिए, ये असहिष्णुता राजनीतिक तौर पे बढ़ रही है। नहीं, इसकी इतनी हैसियत है किसी की? ये पच नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये है किसी की इतनी हैसियत? कैसे सकता? मैं समर्थन में हूं लोगों के, और मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि जो लोग इस तरह के साहित्यकारों के खिलाफ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं, गुलाम हैं। किस प्रकार के साहित्यकारों को कैसे पुरस्कार मिले हैं? पुरस्कारों की राजनीति पर अमिताभ अग्निहोत्री जी बेहतर जानते हैं। तो पुरस्कार तो आपकी तरफ से भी दिए गए, तो आपकी नजर में वो सब लोग बुरे हैं जो आपके खिलाफ देशभक्त हैं। देश में माहौल खराब करने वाले बयान से बचना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि उन लोगों पर लगाम कसी जाए। देश में माहौल तो पहले से खराब लग रहा है इनको ना। ये राकेश त्रिपाठी जी, पंकज जी, माहौल नहीं खराब हुआ जी, माहौल तो पंकज जी बहुत संक्षेप में जल्दी से बोलिए। चर्चा उन पर होनी चाहिए। में इन लोगों की एक विचारधारा बन गई है, जो भी इनके खिलाफ है वो देशद्रोही है, और जो इनके पक्ष में बोल रहा है, इनके साथ खड़ा है, वही केवल देशभक्त है। प्रीति जी, मैं अमिताभ जी खुलकर बोल रहा हूं, विचारधारा बन कि मैं हर उस साहित्यकार के साथ देशभक्ति से देश तक कोई लेना देना नहीं है, देशभक्ति से लेना है, इसके विकास से केवल देश के मूल मुद्दों से भटका रहे। ये भारतीय जनता पार्टी लास्ट में ले लेते हैं। राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, अपनी बात कहिए। हेलो जी, राकेश भाई कहिए अपनी बात। जी हेलो जी राकेश भाई, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि इसे ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए कि ये डिबेट जब भी खड़ी हो जाती है, कभी शाहरुख खान के ऊपर, कभी सलमान खान के ऊपर, ये भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ठीक है राकेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी संपर्क। राकेश जी, आपको भी ये लोग कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित कर देंगे अगर इस तरह की बात आप बोल रहे हैं। बकार भाई बात आ गई। एक अमिताभ जी एक बात और कहूंगा यार, इस पैनल में इतनी सारी डिस्कशन हमने की है। मुझे लगता है जो मूल मुद्दा जहां से बात शुरू हुई है कि शाहरुख खान को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता ही क्यों थी? नहीं, शाहरुख खान के मैं इस पर बोल रहा हूं राकेश भाई, मैं आपकी इस पीड़ा को मैंने सुना है। किसी के बोलने पर समय नहीं, अब समय नहीं। राकेश त्रिपाठी जी का एक मूल मुद्दा है क्रिया। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। ये राकेश त्रिपाठी जी का जो वैचारिक परिवार है, उसका ये प्रिय वाक्य रहा है। आज से नहीं, 40 साल 50 साल तक का तो 25-30 साल देखा हुआ, बाकी सुना हुआ। मुझे याद है हर बार में यही कहते हैं कि क्रिया थी इसलिए प्रतिक्रिया हुई। और यही बात जब राजीव गांधी ने बोल दी थी तो भाजपा ने कहा था लाना मेरी लाठी। राजीव गांधी ने भी तो यही बोली थी कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो भाजपा वालों ने कहा लाना लाठी लाना भैया, जो सुबह शाखा में ले जाते वही लाओ। बोले हाँ, इतनी गलत बात बोल दी। आप बोलो क्रिया की प्रतिक्रिया, अच्छी बात। राजीव ने बोल दी, बोले पति थे राजीव गांधी, बताओ इसी बात बोले। आज तक लोग अरुण जेटली से लेके नरेंद्र मोदी तक यूज करते हैं उस शब्द को। पंजाब गए थे मोदी साहब, उस बात को यूज किया था कि बताइए जब सिख मारे जा रहे थे तो राजीव गांधी ने कहा था क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो आज राकेश जी कह रहे हैं वही बात राजीव गांधी ने कही थी एग्जैक्टली, कि इतनी बड़ी क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया झेलो। वही बात आज राकेश भाई कह रहे हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, मुझे याद आता है 77 की चर्चा की राकेश जी ने। राकेश जी से मतलब भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि 77 में ऐसा था। हां, आप 77 की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, 74 की। 77 में तो सरकार जनता पार्टी की आ गई थी, 74 की कर रहे हैं। पूछिए क्यों? राकेश त्रिपाठी, जब इमरजेंसी लगी ना मित्र, उसके बाद जब जयप्रकाश और तमाम लोग गिरफ्तार हो गए तो हिंदुस्तान के लगभग सभी अखबारों ने, अधिकांश अखबारों ने, सब तो नहीं, अधिकांश अखबारों ने अपने संपादकीय के कॉलम को ब्लैक छोड़ दिया। ठीक, तो
विद्याचरण शुक्ल जैसे जो लोग थे, जिनको आप आज का गिरिराज समझ सकते हैं, उन्होंने कहा ये विदेशी ताकतों से मिले हुए लोग हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। इंदिरा जी के नेतृत्व में देश का मान बढ़ रहा है, ये विदेशी साजिश है। क्या समय ने बताया इंदिरा जी गलत थी, हम सही थे, हमने अखबार खाली छोड़ा था। एग्जैक्टली वो यही बोल रहे थे। और एक बात मैं और कह दूं, प्राची जी से भी, मौलाना साहब से भी, क्योंकि दोनों तरफ से अतिवाद होता है, कभी इनकी तरफ से कभी उनकी तरफ से। और असीम वकार और राकेश त्रिपाठी, पंकज चूंकि इसमें इस वक्त इस भूमिका में नहीं है, इनकी पार्टी, इसलिए इनका बहुत ताल्लुक नहीं। राकेश जी केंद्र में है, वकार भाई राज्य में सरकार में है, इनकी पार्टी। सरकारों का विरोध, मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा मित्र, सरकारों का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं होता। राकेश त्रिपाठी जी, सरकारें बोनसाई होती हैं, राष्ट्र वटवृक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आलोचना उत्तर प्रदेश की आलोचना नहीं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना, भारत की आलोचना नहीं। सरकारों को यह मुआवजा क्यों हो जाता है कि वो भारत है? ये वही भावना है जो देवकांत बरुआ ने कही थी। मैं याद दिलाता हूं पंकज को और राकेश त्रिपाठी को, ये नौजवान लोग हैं, इनको याद रहनी चाहिए ऐसी चीजें, मुंह जवानी। देवकांत बरुआ ने कांग्रेस के अधिवेशन में नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। 5000 साल का मुल्क, एक आदमी उसका पर्याय हो जाएगा। वैसे नारा लगा रहे लोग। सरकार का विरोध, देश का विरोध कैसे? राष्ट्रद्रोह कैसे सरकार का विरोध? मेरी समझ में बात नहीं आ रही, मैं आलोचना करूंगा। आप कहोगे नाम, आप देश का नाम डुबो रहे, नहीं ना। सरकार की आलोचना तो सब जगह होती है। अमेरिका में भी लोग ओबामा की टांग खींचते हैं, पुतिन की टांग खींची जाती है रूस में। सरकार आलोचना से परे कैसे होगी? लेकिन सरकार की आलोचना हो तो पलट के बाहर करेंगे, ये ठीक नहीं। चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, मैं दोनों के खिलाफ हूं। एक पत्रकार साथी थे लखनऊ में, राजीव चतुर्वेदी, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थे, खरी बात लिखते थे। परसों हजरतगंज, लखनऊ के शायद सरोजनी नगर या हजरतगंज के थाने में नाम भूला, उसके अंदर गए और फिर मृत पाए गए। अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्या आदमी? और जो काबिल लोग हैं, जिन्होंने तपस्या की है इस मुल्क का नाम बड़ा करने में, राकेश त्रिपाठी जी, उनको इन नादान लोगों से डटवाओगे क्या, जिनको सलाहियत नहीं? ये तो अच्छा नहीं ना। ये तो भला हुआ जयशंकर प्रसाद निराला महादेवी होते तो तोगड़िया जी उनको भी लाठी से मारते। जब तक आदमी अपने पक्ष की बात कहे तभी तक अच्छा, ये नहीं ना। मैं साध्वी प्राची जी से भी कहूंगा, ऐसे आक्षेप मत लगाइए जिन आक्षेपों पर देश भी भरोसा नहीं करे और विचित्र स्थिति पैदा हो जाए। शाहरुख हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, लता मंगेशकर जी हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये लोग आइकॉन है, भारत की पहचान है। ये छोटे लोग हैं क्या? सदियों में ऐसी पर्सनैलिटीज पैदा होती हैं। और ठीक कहा था राकेश त्रिपाठी ने, देश के का भी योगदान है उनको महान बनाने में। जिस मूर्ति को हम गढ़ते हैं, हम उसी मूर्ति को तोड़ने चल देते हैं। और किसी की भी देशभक्ति पर तो आक्षेप नहीं लगाइए। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है, इधर वाले कहे चाहे उधर वाले कहे कि पाकिस्तान भेज देंगे। अरे भाई, आप हम क्या बस स्टैंड पे बैठे हैं कि आप जिसको चाहेंगे उसको बस में बैठा देंगे? जितना मुल्क हमारा उतना ही दूसरे का भी ना। हम पहले दर्जे के नागरिक और सुफियान निजामी साहब दूसरे दर्जे के नागरिक, ये तो बात कोई स्वीकार नहीं कर सकता ना इस मुल्क में। जितना हक मेरा हिंदुस्तान पर साध्वी प्राची जी का, उतना ही निजामी साहब का, उतना ही वकार साहब का, उतना ही राकेश जी का, उतना ही पंकज जी का। अलग अलग तो नहीं हो सकता मित्र। सिर्फ ये कहने आया हूं, मूर्तियों पर कीचड़ मत उछालिए, असहमतियों का सम्मान करिए, असहमतियों को सुनने का मादा पैदा करिए, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साध्वी जी आपका, निजामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका, पंकज तिवारी जी आपका, वकार भाई आपका, अमिताभ